तो आप लोग का स्वागत है और आप लोग को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई दोस्तों। मैं आज क्लास शुरू करने से पहले इनके लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा। वो शब्द है कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारी हाथों में। है जीत तुम्हारी हाथों में, अब हार तुम्हारी हाथों में। तुझ में मुझ में अंतर इतना, तुझ में मुझ में अंतर इतना। मैं नर तू नारायण, मैं हूँ संसार की हाथों में, संसार तुम्हारी हाथों में, संसार तुम्हारी हाथों में। तो आइए दोस्तों अब क्लास देखते हैं। तो आप लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेस में। आइए आज की क्लास में हम जो देख रहे थे उसी को अब मगध को देखेंगे। उससे पहले महाजन पद को देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व जो हम देख रहे थे, जो हमने उत्तर वैदिक काल को ख़त्म किया। उसके बाद हमने आप लोग को बताया कि धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसमें से दो आंदोलन भाषक संप्रदाय के लोग आए थे, ठीक है। उसमें से दो आंदोलन क्या था, एक बौद्ध और जैन। ये दोनों आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं महाजन पद। महाजन पद अगर देखें तो इसके लिए हम लोग को बता दें कि महाजन पद जो है कुल 16 महाजन पद मिलता है। कितना महाजन पद मिलता है? 16। महाजन पद क्या है? तो जो हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो जनपद था, उसी जनपद का विस्तार को महाजन पद कहा जाता है, ठीक है। तो जनपद किस में बदल गया? महाजन पद में। और सभी महाजन पद के अलग अलग राजा थे, ठीक है। तो ये जो महाजन पद हुए 16 महाजन पद, इसका जानकारी हमें 3 ग्रंथ से मिलता है, जिसमें से 2 ग्रंथ जो है बौद्ध है और एक जैन है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है? एक अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये दोनों जो है बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें ये 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलता है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भागवती सूत्र। इस भागवती सूत्र ये जो है एक ऐसे ग्रंथ है, तो ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। जैन हमने पढ़ा रखा, तो ये जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ और ये बौद्ध ग्रंथ, 3 ग्रंथों से क्या मिलता है? 16 महाजन पद के बारे में जानकारी। ये 16 महाजन पद क्या था? तो 16 महाजन पद जो था, काशी था, कौशल था, वत्स, चंपा, यंग महाजन पद था, आपको असमक था, सुरसेन था, इन प्रकार के मगध था, ठीक है, अवंती। तो ये सब जो महाजन पद था, इस 16 में से 4 महाजन पद दोस्तों, 4 महाजन पद जो था वो काफी शक्तिशाली हुई। 4 महाजन पद क्या हुई? तो काफी शक्तिशाली हुई। हाथों दर्द देगा तो ठीक है सर, ठीक है। तो 4 महाजन पद काफी शक्तिशाली हुए। वो कौन कौन से हैं? तो वो 4 जो था, जो काफी शक्तिशाली था, जिसमें से एक मगध, कौशल और अवंती, वत्स। मगध, कौशल, मगध की राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी था वो राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है। वैशाली भी बना इसका राजधानी, वो हम देखेंगे। फिर मगध हो गया आपका कौशल, कौशल जो कि श्रावस्ती इसका राजधानी उत्तर प्रदेश में, ये एक महाजन पद है। अवंती, अवंती इसका राजधानी है माहिष्मती या उज्जैन। इसी माहिष्मती का नाम आप बाहुबली मूवी में देखते हो, तो उसमें जो प्लेस माहिष्मती प्लेस मिलता है, वो कुछ ना कुछ यहाँ से लिया गया है। लेकिन हाँ, जो बाहुबली के बारे में दिखाया गया वो एक काल्पनिक जो है कैरेक्टर है, उससे कुछ इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो माहिष्मती और उज्जैन इसकी राजधानी है किसका? अवंती का। और वत्स का राजधानी, तो वत्स का राजधानी है कौशाम्बी, ठीक है। ये वत्स है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। यहाँ कौशल का जो राजा था, वो कौशल का राजा प्रसेनजित था। कौशल जो महाजन पद है इसका राजा कौन थे? तो प्रसेनजित, ठीक है। ये प्रसेनजित इसका राजा था, राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ये मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी माहिष्मती या उज्जैन, ठीक है। इसका जो राजा था चंद्रप्रद्योत जी, जो इसका जो था सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत, ठीक है। इसका सबसे शक्तिशाली राजा था। फिर वत्स आपका है, तो ये वत्स जो है इसका राजधानी आपका कौशाम्बी है।
तो इसी चारों महाजनपद में 16 में से 4 ही क्या था जो शक्तिशाली था। तो यही चारों महाजनपद में सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए कि कौन आने वाला समय में पूरे भारत पे राज करेगा, तो यही महाजनपदों में, यही चारों में क्या हुआ, संघर्ष शुरू हो गया 600 ईसा पूर्व से। वो संघर्ष जो है 600 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक चला, और इस संघर्ष में मगध ने जीता और मगध विजयी रहा और मगध सब पर क्या किया, शासन किया। फिर मगध प्राचीन भारत में सबसे पहला ऐसा बनता है महाजनपद जो कि पूरे भारत पर शासन करता है। तो अब हम देखेंगे कि मगध क्यों जीता इन चारों से, क्या ऐसा स्थिति रहा होगा, क्या परिस्थितियां रही होगी कि ये चारों शक्तिशाली था लेकिन मगध सबसे सर्वोपरि क्यों साबित हुआ, तो वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि महाजनपदों में 4 महाजनपदों में क्या था, तो चारों में संघर्ष चल रहा था। कब से, तो 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला, ईसा पूर्व तक ये संघर्ष चला। ठीक है, तो ये जो संघर्ष चला 600 से 322 ईसा पूर्व तक, इसमें श्रेष्ठ कौन साबित हुआ, तो इसमें जो श्रेष्ठ साबित हुआ वो हुआ, अगर हथवा दुखाएगा तो ये जो है महाजनपद जिसमें से सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ कौन, मगध, जो इतना समय के लिए संघर्ष चला 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व चारों के बीच। ठीक है, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन साबित हुआ, तो मगध सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ, सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। तो मगध जो है इसकी स्थापना बृहद्रथ और जरासंध ये दोनों करते हैं। जरासंध जो है इसका जो सोर्स है ये मिलता है आपको महाभारत से। ठीक है, तो इसको आप नहीं, अगर ऐसा देखा जाए तो वैसा कोई प्रत्यक्ष स्रोत इसका नहीं मिलता है। तो महाभारत में जरासंध के बारे में, इसका जरासंध का अखाड़ा भी मिलता है राजगीर में। ठीक है, तो ये जरासंध के बारे में महाभारत से मिलता है। ये बृहद्रथ जो है ये दोनों मिलकर के मगध की स्थापना करता है। अब देखते हैं कि मगध के विस्तार का क्या कारण रहा, कि मगध सबसे शक्तिशाली, चारों में से सबसे शक्तिशाली होकर 16 में से 4 में से तो संघर्ष चल रहा था, तो उसमें से सबसे शक्तिशाली होकर ये मगध उभरा। तो इसका क्या कारण रहा, तो आइए उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मगध के उत्थान के कारण, मगध के उत्थान के कारण, तो सबसे पहला इसका कारण जो था मगध के उत्थान में, इसकी 2 राजधानियां, प्रारंभिक राजधानी था राजगिरी, प्रारंभिक क्या था, तो राजगिरी इसका राजधानी था। ये राजगिरी जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा, कितनी पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण। ठीक है, दोनों राजधानी का योगदान, पहला राजधानी कौन था, तो पहली इसकी जो राजधानी थी वो राजगिरी, राजगिरी इसकी राजधानी, ये 5 पहाड़ी से घिरी थी। ठीक है, तो ये जो था दुर्ग के रूप में है, पहाड़ी दुर्ग है। ठीक है, तो पहाड़ी दुर्ग से घिरे होने के कारण आप सोचो कि कोई क्षेत्र है जो 5 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और इस बीच का क्षेत्र है, कोई बाहरी राज्य चाहे इस पर आक्रमण करना तो कितनी मुश्किल होगी, पहाड़ियों को पहले क्रॉस करना होगा। तो इस पहाड़ी से राजगीर घिरे होने के कारण जो सबसे सेफ्टी, बहुत ज़्यादा इसको क्या मिला, सेफ्टी मिला, यहाँ पे ये राजधानी बनाया। तो ठीक है, कि बाहरी आक्रमण से बचाया कौन, ये जो पहाड़ियों का दुर्ग है वो दुर्ग ने आक्रमण होने से बचाया, और इस प्रकार से ये जो है एक योगदान निभाया मगध के विस्तार होने में। और दूसरा राजधानी इसका जो था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किस प्रकार से इसमें मगध के विस्तार में योगदान निभाया, तो पाटलिपुत्र 3 ओर से जल से घिरा हुआ, एक तरफ गंगा और गंडक और कोसी, इस नदियों से घिरे होने के कारण, तीनों ओर से ये नदियों से घिरा था, इसलिए इसको पाटलिपुत्रा को जल दुर्ग भी कहा जाता है। पाटलिपुत्रा को क्या कहा जाता है, जल दुर्ग। ठीक है, ये जल दुर्ग था, और ये क्या था, तो ये जो था राजगिरी, ये पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी से घिरा हुआ था 5 पहाड़ियों से, तो ये राजगिरी को क्या कहा गया, पहाड़ी दुर्ग। और जल दुर्ग चारों तरफ से ये किससे घिरा हुआ था, पानी से घिरा हुआ था, तो दोनों को भेदना क्या था किसी के लिए,
मुश्किल हो जाता था कि पहले पानी नदी को पार करके ये साइड जाना, तब तक तो इसको खबर हो ही जाता था। तो उसको अब ये जो है, आप सोचो राजगीर में जो रह रहा है तो ये तो भली भांति सब क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्र से परिचित है, लेकिन जो दूसरा राज्य का आना चाहेगा पहले उसको इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, फिर जल दुर्ग से है, इसके बारे में भी ये अपना व्यवस्था लगा रखा है, बना रखा है पाटलिपुत्रा वाला। ठीक है, तो ये दोनों राजधानियां ने मगध के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया गंगा का मैदान। चूंकि गंगा का मैदान जो था काफी उपजाऊ था। क्या था? उपजाऊ था। जो नदियां होती है वो मिट्टी को जो ला करके छोड़ती है, अवशेष को छोड़ती है, तो उसमें बहुत सारा उर्वरक पदार्थ रहता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो होता है, उस मृदा को उपजाऊ होने के कारण, उपजाऊ भूमि था इसके बगल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो गंगा के मैदान काफ़ी उपजाऊ था, जिसमें खास करके चावल का कृषि हुआ। क्या हुआ? चावल का खेती बड़े ज़बरदस्त तरीका से हुआ। तो चावल का जो कृषि हुआ, इसमें कहा जाता है कि चावल खाने से जनसंख्या में भी विस्तार होता है। तो इसका एक योगदान रहा गंगा के मैदान। ठीक है, और साथ साथ में दोस्तों ये जो समाज था, मगध का समाज जो था वो गैर रूढ़िवादी था। कैसा था? गैर रूढ़िवादी। ये गैर रूढ़िवादी, पहले तो समझो आप रूढ़िवादी क्या होता है। रूढ़िवादी मतलब घिसी पीटी आइडिया, पुरानी विचारों को लेकर चल रहा है, वो विचार अब काम भी न कर रहा है। फिर भी आज समझो कि आज क्या रूढ़िवादी है, तो आज भी समाज में रूढ़िवादी इस प्रकार आप देख सकते हो। दहेज प्रथा, ये बहुत पुरानी परंपरा है, उसको लेकर समाज चल रहा है। इस दहेज प्रथा के कारण कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ। तो ये समाज का क्या है? रूढ़िवादी है। अगर इसको समाज एक्सेप्ट करके इस चीज़ को खत्म कर दे, नई नई विचारों का ले अपने आप में प्रयोग करे, तो ये गैर रूढ़िवादी होगा। कि मतलब कि जो नई नई विचार है उसको ये अपनाने में क्या थे? आगे थे। इस कारण से इसका क्या हुआ? विस्तार काफी देखा गया। किसका? मगध का। तो ये समाज जो था कैसा था? गैर रूढ़िवादी। जैसे आप देखे, आपने देखा कि ब्राह्मण धर्म में कितनी ज्यादा बुराइयां आ गया था। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में बहुत ज्यादा बुराइयां आ गया था, काफी जटिलता हो गई थी। तो हमने देखा कि ब्राह्मण धर्म में कितनी सारी बुराइयां आ गया था। तो उन बुराइयों को इन्होंने क्या किया? खत्म किया अपने में से। ठीक है, और ब्राह्मणों का विरोध किया। ब्राह्मणों का क्या किया? इन्होंने विरोध किया और नई नई विचारों को इन्होंने गोद लिया, नई नई विचारों को अपनाया। तो इसका जो मगध का जो ये समाज था वो गैर रूढ़िवादी था, अच्छी समाज था, जो कि नई नई विचारों को लेता था, अपना लेता था। ठीक है, तो इसकी समाज कैसा हो गया? गैर रूढ़िवादी। पहला हमने बताया इसका जो दोनों राजधानियां था उन्होंने बड़ी योगदान निभाई। पहला राजगीर जो था, राजगीर, ठीक है, बिहार में राजगीर। तो राजगीर पांचों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण इसको भेदना मुश्किल था। पाटलिपुत्रा जो क्या था? 3 नदियों से घिरा था, तो जल दुर्ग था इस प्रकार से पाटलिपुत्रा में। ये है। फिर दूसरा हमने बताया गंगा का उपजाऊ मैदान। तीसरा हमने बताया कि इसका जो समाज था वो गैर रूढ़िवादी समाज था। कैसा था? गैर रूढ़िवादी होने के कारण भी इसका योगदान बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर हमने कहा मगध के शासक। आप देखो कि मगध का शासक ने विस्तार करने में अच्छे अच्छे प्रतापी शासक हुए, उन्होंने विस्तार किया इसका। किस प्रकार से मगध का शासक विस्तार किया वो तो हम आगे पढ़ेंगे। चाहे वो आपका बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, ये सब प्रारंभिक वो शासक, ये सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर मगध का विस्तार किया, वो तो हम आगे देखेंगे। तो मगध के शासकों ने इसमें मगध को विस्तार करने में भूमिका निभाया। ठीक है, फिर है लोहा का उद्योग, योगदान। लोहा का योगदान क्या होता है? तो हमने बता रखा है कि लोहा से नुकीले औजार बनाया जाता था, जो कि भारी मात्रा में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जो था काफ़ी मात्रा में जंगल था। उस जंगल को लोहे के औजार से साफ किया गया और लोहे के प्रयोग जो है हल में फाल के रूप में किया, और हल से फाल का प्रयोग करके खेतों की जुताई की गई, जिससे काफ़ी ज़्यादा मृदा उपजाऊ हुआ। क्योंकि पहले जो है तांबा और पत्थर का औजार बनाया जाता था, जो कि मुलायम होता है वो सब। अब ये जो होता है ये आपका लोहा, ये काफ़ी जटिल होता है। तो जटिल होने के कारण ज़्यादा मिट्टी के अंदर से खोलता था, इस प्रकार से भूमि का उर्वरता बढ़ता था।
तो लोहा का योगदान को भी हम नगण्य नहीं मान सकते हैं, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लोहा का भी बहुत बड़ी योगदान रहा मगध के उत्थान में। ठीक है, तो मगध के उत्थान में हमने देख लिया आपको कि लोहा का योगदान, तो लोहा का योगदान क्या रहा, ये भी कृषि हेतु हो या फिर जंगलों को साफ करने हेतु, इसको जंगलों को साफ करने हेतु काफ़ी बड़ी योगदान रहा इसका दोस्तों। तो ये हमने देख लिया मगध के उत्थान के कारण। किसके उत्थान के कारण, तो मगध के उत्थान के कारण हमने देख लिया कि क्या था। तो पहला तो हमने बताया कि दोनों राजधानी राजगीर है पटना। फिर दूसरा हमने बताया कि इसका जो गंगा का मैदान था वो इसका शासक, इसका समाज जो था गैर रूढ़िवादी था। लोहा का आविष्कार इस समय हो गया था। और एक बात कि मगध में जो था हाथी काफ़ी मात्रा में, जंगल एरिया था तो उसको जो साफ कर रहा था तो हाथी काफ़ी मात्रा में मतलब कि यहाँ पे देखा गया। तो हाथियों को देखने बहुत ज़्यादा होने के कारण युद्ध में इन्होंने हाथी का प्रयोग किया। आप सोचो हाथी किसी पर अगर पैर रख देगा जो लड़ाकू होगा तो हाथी कितनी बड़ी योगदान देगा। ठीक है, तो हाथी का भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये है मगध महाजनपद के विस्तार के कारण। ठीक है, तो हमने बता रखा विस्तार के कारण। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको जो इसका मगध के प्रारंभिक 3 राजवंश, मगध के प्रारंभिक 3 राजवंश को देखते हैं कि पहली 3 राजवंश कौन कौन आया। ठीक है, पहली 3 राजवंश, इसका हाथ इधर पे देने लगेगा बोलना। ठीक, 3 राजवंश को हम देखेंगे जिन्होंने प्रारंभिक स्तर पर मगध का विस्तार करने में अपनी योगदान निभाया। तो 3 राजवंश को, अब एक तो है आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, इन तीनों के समय में मगध का क्या हुआ, विस्तार हुआ। और फिर चौथा मौर्य वंश, इसके समय में चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया मगध, मतलब पूरी चोटी पे पहुंच गया इसका विस्तार। तो ये 3 वंश है आपको। एक है हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश का जो कार्यकाल है ये 544 से 412। ठीक है, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, कौन सा वंश है, शिशुनाग वंश है। इसका जो कार्यकाल है 412 से 344, 412 ईसा पूर्व से, इसके बाद से 344 ईसा पूर्व, ये है शिशुनाग वंश का। ठीक है, फिर है तीसरा नंद वंश। ये नंद वंश जो है इसका कार्यकाल इसके बाद से 344 से 322 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व। तो प्रारंभिक 3 आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रारंभिक 3 को हसीना। ठीक है, हसीना, ह से हर्यक, तो हर्यक वंश, और सी से शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश, और ना से नंद वंश। तो ये हसीना ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि प्रारंभिक 3 इसका राजवंश कौन कौन है। तो प्रारंभिक 3 वंश राजवंश कौन है, हसीना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जिसमें से जो हर्यक वंश है उसका कार्यकाल 544 से कितना मिलता है, तो 544 से 412। फिर इसका जो है 412 से 344 ईसा पूर्व मिलता है आपका शिशुनाग वंश का। ठीक है, फिर नंद वंश का 344 से आपका तो 322 ईसा पूर्व। अब बारी बारी से तीनों राजवंशों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे हर्यक वंश कि जो हर्यक वंश 544 से 412 है उसकी देखेंगे योगदान क्या रहा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हर्यक वंश। तो ये रहा आपका हर्यक वंश। इसका जो 3 प्रतापी शासक रहा, 3 इसका जो सबसे योग्य शासक रहा, वो शासक है सबसे पहले आपका ये है बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, इसके बाद उदयन। ये 3 शासक जो है, खुश रहो, 3 शासक जो है सबसे प्रतापी शासक है। कौन कौन है, तो पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। ठीक है, उसके बाद सबसे अंतिम शासक को देख लेंगे जिसका नाम है नागदशक। ठीक है, तो ये आपका रहा बिंबिसार, जिसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व, 544 से 492 ईसा पूर्व इसका शासन रहा। ठीक है, किसका, बिंबिसार का। और 492 से 461 ईसा पूर्व रहा इसका
अजातशत्रु का। ठीक है, उदयन का कार्यकाल 461 से 444 ईसा पूर्व, और सबसे लास्ट में आता है नाग दशक, उसको हम देखेंगे। उसके पहले बिंबिसार के बारे में पूरी जानकारी समेटते हैं। ठीक है, तो आइए बिंबिसार के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो बिंबिसार है ये भारत का, इसका तो संस्थापक है ही किसका, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। ठीक है, इसका संस्थापक तो है ही। साथ साथ में इसके संस्थापक होने के साथ साथ भारत का सबसे पहला मान्यता प्राप्त शासक है। इसके पहले और भी शासक हुए, लेकिन मान्यता प्राप्त शासक जो है सबसे पहला कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए, मगध के विस्तार के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी उसका विस्तार भी किया। इन्होंने मगध के विस्तार के लिए दोस्तों पहले तो इन्होंने मित्रतापूर्ण मतलब दोस्ती कर लेता था बगल के राज्य से, दोस्ती कर के राज्य का विस्तार किया। फिर इन्होंने बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाया। ठीक है, वैवाहिक नीति मतलब कि अगल बगल के जो राजवंश होता था, जो महाजन पद होता था, उसमें ये देखता था बिंबिसार कि जिसके वंश में लड़का नहीं होता था और लड़की केवल है, तो उसको से ये मतलब कि अपना प्रेम प्रसन्न करता था और फिर उससे विवाह कर लेता था। अब सुंदर था ही, अब राजा है तो सुंदर होगा ही, तो विवाह कर लिया और फिर उसका राज्य इसको मिल जाएगा, क्योंकि लड़का है नहीं उस वंश में। तो इस प्रकार से उन्होंने कहीं कहीं तो मिलता है कि इन्होंने 500 शादियाँ की थी, लेकिन ये अतिशयोक्ति वाली बात है। ठीक है ना, तो इसको सही आप नहीं मान सकते हो, लेकिन इन्होंने 3 शादियाँ इसका मिलता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो महाकोशला के साथ की थी, इन्होंने किया था, जो कि कौशल का कहाँ 3 शादियाँ इन्होंने, बिंबिसार ने 3 शादियाँ किया था। एक तो कौशल के, ये जो कौशल है, इसी कौशल का जो महात्मा बुद्ध हमने पढ़ाया, उस महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो इसी कौशल के कन्या थी, कौशल राज्य के कन्या। ठीक है, तो कौशल के कन्या इनसे क्या कहता है, उनका नाम है महाकोशला से इन्होंने विवाह किया। इन्होंने वत्स की कन्या चेलना से विवाह किया। इन्होंने पंजाब के एक क्षेमा नाम के लड़की से विवाह किया। तो इन सब मतलब कि राजवंशों के साथ ये विवाह करके वैवाहिक नीतियों के द्वारा राज्य का विस्तार किया। किसने, तो आपका बिंबिसार ने। बिंबिसार को प्रेम हो गया एक, जब वैशाली में जब ये युद्ध कर रहा था वैशाली को जीतने के लिए, तो वहाँ के एक लड़की थी जिसका नाम था, अगर वैशाली में ऐसे भी काफ़ी सुंदर लोग हुआ करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि अगर आपको पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग देखना है तो आप वैशाली जाओ। तो चेलना भी काफ़ी सुंदर थी, ये भी वैशाली का ही है। ठीक है ना, और वैशाली का कुछ भाग का ही है, वैशाली बहुत बड़ा, वहाँ का लोग पूरा अपने राज्य के लिए, अपने महाजन पद के लिए अपने आप में पूरा आत्मसमर्पित हो जाते थे, पूरा देश के लिए मर मिटने के लिए, अपना राज्य के लिए ये तत्पर्य था। तो इनको जब युद्ध ये कर रहे थे बिंबिसार यहाँ वैशाली में, तो एक लड़की थी जिसका नाम था आम्रपाली काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, वो फेमस थी। लोगों में उसकी खूबसूरती का काफ़ी चर्चा था। तो उसी युद्ध करने के दरमियान इन्होंने आम्रपाली को देखा। लोग काफ़ी चर्चा उनका करता था कि पूरा उस समय सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, आम्रपाली को लोग नगर बधू घोषित कर दिया था। नगर बधू मतलब होता है कि वो जिसको चाहे पसंद कर सकती है, जिसको वो पसंद करेगी उससे वो प्रेम प्रसंग में पड़ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार नगर बधू उसको घोषित कर दिया था लोग, इतनी वो खूबसूरत थी। तो
तो ये बिंबिसार युद्ध के दरमियान युद्ध जब खत्म होता था तो उससे मिलने ही गया, बाद में भेष बदल कर, ठीक है। वैशाली में इन्होंने भेष बदल करके, ये संगीत का इनको काफ़ी नॉलेज था, तो संगीत का एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में इन्होंने गया। तो आयोजन में जब ये संगीत गाया तो आम्रपाली का दिल जीत लिया इन्होंने। अब आम्रपाली ने इनका प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, प्रेम के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार से आम्रपाली भी इसके प्रेम में पड़ गई, ठीक है। तो बन जाएगा सर, अच्छा वाला है ना। यस सर। तो आम्रपाली जो है इसके प्रेम प्रसंग में पड़ी। फिर आम्रपाली ने कहा, ये अक्सर मिलने जाता था भेष बदल करके, चोरी चोरी चुपके जो अक्सर होता है। तो आम्रपाली ने एक दिन कहा, क्योंकि वो भी अपने राज्य के प्रति समर्पित थी, अब उसी राज्य के साथ बिंबिसार युद्ध कर रहा था। तो आम्रपाली ने कहा कि महाराज कब तक ऐसे चुपके मिलते रहोगे आप, ऐसा करो युद्ध ही क्यों नहीं रुकवा देते हो। तो महबूबा ने कहा और उन्होंने युद्ध को रुकवा दिया, ठीक है। यही होता ही अक्सर है। तो युद्ध रुकवा दिया। फिर इन्होंने कहा अगर तुम चाहो आम्रपाली तो हमारे राज्य में आप चल सकते हो, आपको हम विवाह करके अपनी महारानी होने की दर्जा दिलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं, हम अपने वैशाली को बहुत चाहते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे ही आना। तो ऐसा था इनकी बिंबिसार की कहानी, ठीक है ना। बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहते थे। क्या रहते थे? एक वैद्य रहते थे, डॉक्टर, ठीक है ना। ये वैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था? वैद्य का नाम था जीवक। तो जीवक नाम का एक वैद्य रहता था। ये जीवक जो है, इन्होंने जब बुध को पीलिया हो गया था, जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, पीलिया असाध्य रोग उस समय माना जाता कि ये हो गया तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता था। तो बुध के ही समकालीन ये है, बुध के समकालीन ही है, ठीक है। कौन? बिंबिसार। क्योंकि बिंबिसार कब से कब तक रहा? तो 544 से आपका ये रहता है 492 तक। अब बताओ बुध का कार्यकाल क्या है? 563 से 483। तो उसी के शासन का के मतलब जिसके समकालीन ये है। तो बुध के समकालीन में बुध का पीलिया हुआ था, तो इन्होंने अपना वैद्य आजीवक से ठीक करवाया, आजीवक ने उसको ठीक किया। साथ साथ में दोस्तों कौशल को जीता इसने। और इसने जो अवंती था, अवंती काफ़ी शक्तिशाली था। यहाँ के राजा चंद्रप्रद्योत था। कौन था? चंद्रप्रद्योत। ये चंद्रप्रद्योत को भी पीलिया हो गया था, असाध रोग हो गया था। क्या हो गया था? असाध रोग, जो कहीं ठीक नहीं हो रहा था। तो बिंदुसार ने अपने जीवक को भेजा और इसको जीवक यहाँ गया और इसका इलाज किया। तो चंद्रप्रद्योत सही हो गए। तो फिर इसके साथ काफ़ी अच्छा मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से बिंबिसार जो थे वो अपने राज्य का विस्तार किया। तो हमने कहा कि बिंबिसार जो है 544 से 494 ईसा पूर्व इसका जो है क्या है? तो कार्यकाल है, ठीक है। अब बिंबिसार के बारे में हमने क्या देख रखा है? तो हमने कहा कि ये जो है संस्थापक है किसका? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार नहीं, बिंदुसार अलग, यह है बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक। ये बिंबिसार जो है भारत के प्रथम मान्यता प्राप्त शासक, हमने बता रखा कि राजगिरी को इन्होंने क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजगिरी को मतलब मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या था? राजगिरी था। पाटलिपुत्रा को बनाता है उदाइन, जो कि इनका पोता है, ठीक है। तो इनका पौत्र है वो। तो राजगिरी को इन्होंने बनाया, जो कि 5 पहाड़ी से राजगिर घिरा हुआ था। ये दुर्ग था, पहाड़ी दुर्ग था। क्या था? पहाड़ी दुर्ग, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। काफी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही अच्छा था। फिर मगध का विस्तार में इन्होंने अपनी भूमिका निभाया, अच्छा भूमिका। इन्होंने अंग को जीता। अंग के जो शासक था वहाँ पर ब्रह्मदत्त था। अंग का शासक, अंग भी एक महाजनपद है, हमने पहले ही बोला, पहले सबसे आरंभ में बताया 16 महाजनपद के समय पे कि जो अंग था उसको इन्होंने जीत लिया। अंग भी एक महाजनपद है, उसको जीता, ब्रह्मदत्त को हरा दिया और अपने पुत्र अजात शत्रु को गद्दी पर यहाँ पर अंग में बैठाया, ठीक है।
और वज्जी संघ को भी इन्होंने जीता था। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, मित्रता पूर्वक या फिर जीत करके इस प्रकार से इन्होंने राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक नीति इन्होंने अपनाया, इन्होंने चेलना से विवाह किया, चेलना से ही और इससे चेलना और मतलब कि बिंबिसार से अजातशत्रु का जन्म होता है। तो चेलना इसकी माता है, ठीक है, अजातशत्रु का। महाकोशला से इसने विवाह किया बिंदुसार ने, जो कि कौशल के क्या थी, कन्या थी। पंजाब के एक क्षेमा नामक, ये आम्रपाली जो है ये नहीं, क्षेमा नामक कन्या। आम्रपाली तो इसका महिला मित्र थी, क्या थी, महिला मित्र। तो आम्रपाली महिला मित्र थी जिसके साथ प्रेम प्रसंग में ये पड़े थे और वैशाली से अपना युद्ध को रोक दिया था, ठीक है। फिर वैशाली को जीतता है इसका पुत्र अजातशत्रु, ठीक है। जीवक इसके वैद्य था, जीवक क्या था, वैद्य था, जिसके बारे में हमने कहा कि बुध के पीलिया हुआ था उसको ठीक किया, और चंद्रप्रद्योत जो कि अवंती के शासक था उसको ठीक किया, मित्रता पूर्वक संबंध उसमें स्थापित किया। तो इन्होंने इस प्रकार से अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। फिर गौतम बुद्ध के समकालीन हमने बता रखा कि ये गौतम बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे कौन, बिंबिसार, ठीक है। इनको दो अन्य नाम है, एक नाम है क्षेत्रोजस, क्या, क्षेत्रोजस, और दूसरा नाम है इसका बिंबिसार का क्या, कोनी, श्रेणी का नाम है, क्या है, दूसरा श्रेणी। पहला तो है क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस का मतलब होता है ये मिलता है मत्स्य पुराण, एक ग्रंथ है मत्स्य पुराण, उससे इसका नाम मिलता है बिंबिसार का क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस मतलब रुक होता जाइए है, सर। रुक गया। तो इसको क्षेत्रोजस कहा जाता है। क्षेत्रोजस मतलब कि क्षेत्रों के स्वामी, किसके स्वामी, क्षेत्रों के स्वामी, क्षेत्रों के स्वामी, क्षेत्रों को विजय पाने वाला, तो क्षेत्रों के स्वामी इसको कहा जाता है। क्षेत्रोजस का मतलब होता है श्रेणिक नहीं, श्रोणिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रोणिक। श्रोणिक मतलब अच्छा से किसी भी विषय पर ध्यान से सुनने वाला, क्या, ध्यान पूर्वक सुनने वाला को क्या कहा जाता है, तो श्रेणी कहा जाता है, श्रोणिक। क्या, श्रोणिक जो मिलता है जैन साहित्य से मिलता है, किससे, जैन साहित्य से इसका नाम श्रोणिक मिलता है, मत्स्य पुराण से मिलता है इसका नाम क्षेत्रोजस, ठीक है। ये जो है इसकी हत्या, अच्छा ये किसके काल में है, तो बुद्ध के समकालीन है। तो ये बौद्ध धर्म को अपनाता है, किस धर्म को, तो बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। किस धर्म को इन्होंने अपनाया, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म को ये विकास ये कर रहा था, तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इससे गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, ठीक है। ब्राह्मण धर्म इससे मतलब खतरा में जा रहा था, तो ब्राह्मणों ने इसके पुत्र अजातशत्रु से बहकावा में मतलब उसको लिया और कहा मार दो अपने पिता को। और ऐसे भी अजातशत्रु के, हमको लगता है कि अजातशत्रु की पत्नियां बोली होगी। अब सोचो ना कब से कब है इसका कार्यकाल बिंबिसार का, तो इसका कार्यकाल 544 से 492। सोचो 14 साल की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा, 14 साल, तो 14 इधर आप जोड़ो, 44 और 92 तक, तो 44 और 92 तक कितना होता है, 44 10 54, ठीक है, यानी 52 साल उधर और 14 इधर आप जोड़ लो, 62, अब 65 साल का एज हो गया है। और उसका पुत्र है ये भी बूढ़ा हो रहा है, ये भी धीरे धीरे इसका भी एज ज़्यादा हो गया, तो इसका पत्नी नहीं बोलेगी कि हाँ जी बताइए आपको शर्म नहीं लगता है, एक तो आपके जो पिताजी हैं, ससुर जी हमारे जो हैं, वो गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और आप कब बैठोगे गद्दी पे, आप उस लायक हैं, आप अगर नहीं मान रहे हैं ये तो इनको मारिए, कत्ल कीजिए इनको, फिर इसके बाद बैठिए आप गद्दी पे। तो इन्होंने इसका हत्या कर दिया था अपने पिता का, ठीक है। तो लेकिन जैन ग्रंथ कहता है, चूँकि अजातशत्रु बाद में, अजातशत्रु जो है जो पुत्र है इसका, चेलना और किसका, बिंबिसार का, तो जैन ग्रंथ कहता है, जिसका आवश्यक सूत्र, जैन ग्रंथ है आवश्यक सूत्र, कौन सा, आवश्यक सूत्र, ग्रंथ का क्या नाम है, आवश्यक सूत्र कहता है कि नहीं, अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या नहीं किया था, बिंबिसार ने खुद से जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लिया। अब कारण सुनो, ये कारण क्या बताता है, आपका आवश्यक सूत्र। अच्छा, जैन ग्रंथ ऐसा क्यों बोलता है,
क्योंकि अजात शत्रु बाद में जैन धर्म को अपनाया, तो वो अजात शत्रु पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसका धर्म को विकास किया, तो बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में अच्छी अच्छी बात बोलना चाहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि इसकी जो माता थी, पहले तो इन्होंने बंदी बना लिया था, अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में बंद कर दिया। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? तो जैन ग्रंथ अवश्य सूत कहता है कि ये अपने पिता को बिंबिसार को जेल में बंद कर लिया, नहीं बंदी बना दिया। उसके बाद इसके माता चेलना ने बोली कि तुम्हारे पिता तुमसे काफ़ी प्यार करते हैं, तुम बंदी भी बना लिए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, तुमको अभी भी वो माफ़ कर देंगे, इतना चाहते हैं तुमको। मतलब उन्होंने, इसकी माता ने इसको बढ़ा चढ़ा के बोली। तो फिर ये माता के बात में आकर सोचा कि हम जाकर के क्षमा कर देंगे उनको, मतलब उनको छोड़ देंगे। और वो तलवार लेकर जा रहे थे कि उनकी जो हथकड़ी है अपने तलवार से काट देंगे। तो ये जब तलवार लेकर जा रहे थे, अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र कैदी कैले थे जेल में, तो उन्होंने देखा अजात शत्रु को आते हुए तलवार लेकर दौड़ते हुए आ रहा था। उनको लगा कि ये मारेगा हमें, तो उन्होंने जहर रख लिया था वो खुद, और उन्होंने जहर को खा लिया। ठीक है, और कहता है कि इस प्रकार से बिंबिसार का मौत होता है 492 में, और उसके बाद अजात शत्रु बैठता है गद्दी पर। तो ये कौन कहता है? जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र। वो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि अजात शत्रु आगे चल के जैन धर्म को अपनाता है, इसलिए इस प्रकार के कलंक से उसको बचाने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हकीकत बात यह है कि इन्होंने मारा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया बिंबिसार को। बिंबिसार कितनी शादी किया था वो भी मिलता है। इसका जो अन्य नाम है क्षेत्रोजस और श्रोणिक, जैन ग्रंथ से मिलता है श्रोणिक, मत्स्य पुराण से क्षेत्रोजस मिलता है। बुध के समकालीन थे, बुध को पीलिया हुआ था, इनके दरबार में कौन था? तो जीवक था, जीवक से ठीक करवाया था। चंद्र प्रध्वज जो था अवंती के शासक, उसको भी क्या हुआ था? पीलिया हुआ था, वो वहाँ पर भी जीवक को भेजा, ठीक करवाया, और इस प्रकार से वो भी शामिल हो गया मगध में। ठीक है, तो मित्रता पूर्वक संबंध इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने शादी की नीति बनाया अपनाया। ठीक है, और शादी करके इन्होंने क्या किया? विस्तार करना अपना। शादी में हमने बताया कि इसने चेलना से विवाह किया, कौशल की रानी, तो कौशल भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? वत्स को जीता, वत्स को, अंक को जीता, अंक के जो ब्रह्मदत्त था उसके जगह पे अजातशत्रु को बैठाया अपने पुत्र को। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने ये किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अजातशत्रु जो बैठता है उसको। ठीक है, तो अजातशत्रु, इसको अब खिलाया जी, देखो अजातशत्रु इसका पुत्र और उत्तराधिकारी किसका? इसको खिला प्रसाद, तो पुत्र और उत्तराधिकारी किसका? तो पुत्र है प्रसादी का किसका? था। तो बिंबिसार का, बिंबिसार का पुत्र है। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार और चेलना, और माता का क्या नाम है? प्रसादी का जे दो, चेलना माता का नाम है। तो बिंबिसार और चेलना का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, तो ये अजातशत्रु हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसका पुत्र है। ये 492 से, इसका जो कार्यकाल है 492 से 361 ईसा पूर्व, ये कार्यकाल इसका है। ठीक है, अजातशत्रु का कार्यकाल 492 से 461 ईसा पूर्व। ठीक है, ये भी लंबे कार्यकाल पर रह चुके। पहले भी ये काफ़ी एज में इन्होंने बैठा और लंबा समय तक ये रह गया। इसका दो नाम है, एक कुनिक है और एक पितृहंता। चूंकि पिता को इन्होंने हत्या किया था, तो पितृहंता का मतलब होता है पिता का हत्या करने वाला, पिता का हत्या करने वाला। ठीक है, कुनिक का मतलब होता है कठोर, ये बड़े कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तभी ने पिता का हत्या कर दिया था। ठीक है, तो ये कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, पितृहंता इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? और इनको कुनिक, और इनके पिता जो थे क्या? बिंबिसार, उनको कहा जाता है क्षेत्रोजस। और एक नाम उनको क्या मिलता है? तो एक तो क्षेत्रोजस जो है मत्स्य पुराण से मिलता है, किससे मिलता है? और एक श्रोणिक, जो मतलब कि ये काफ़ी अच्छे से सुनते थे, श्रोणिक। इन्होंने आक्रामक नीति अपनाया। किस नीति को अपनाया? तो आक्रामक नीति, मतलब इसके पिता जो थे वो वैवाहिक नीति, प्रेम प्रसंग के द्वारा फैलाया। उस स्तर पे उन्होंने, इनके पिता ने युद्ध नहीं किया था, अंग के साथ किया था। ठीक है, और वैशाली के साथ कर रहा था, लेकिन आम्रपाली जो थी उसने रोकवा दिया था। ठीक है, तो अपने प्रभाव में लेकर, तो इन्होंने जो राज्य साम्राज्य का विस्तार किया, अर्थात मगध का विस्तार किया, उसको आक्रामक नीति के द्वारा, युद्ध करके, काफ़ी जटिलता के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने वैशाली को जीतने के लिए 2 नए शस्त्र का प्रयोग किया। वैशाली को, जिसको इसके पिता नहीं जीत पाए थे, पिता का क्या नाम था? बिंबिसार। तो बिंबिसार जिसको नहीं जीत पाए थे, उस वैशाली को जीतने के लिए इन्होंने दो
प्रकार के नए शस्त्र का प्रयोग किया। उस शस्त्र क्या था? तो एक शस्त्र का नाम था रथ मुसल और एक महाशिल क्या था? तो रथ मुसल और एक था महाशिल कंटक। ठीक है, तो ये वैशाली को इसके पिता ने नहीं जीत पाया, उस पर आक्रमण किया और यहाँ पे रथ मुसल और महाशिल कंटक। अच्छा, इस वैशाली को जीतने के लिए इन्होंने एक रणनीति अपनाया था कि इन्होंने अपना एक मंत्री वास्कार को पहले से भेज दिया था। 4 से 5 साल वो वहां पर गया। वो जो वास्कार इसका मंत्री था, उन्होंने ये मतलब कि घोषणा कर दिया इस प्रकार से। उन्होंने पहले मगध का विरोध किया। ठीक है, मगध का शासक ये था अजातशत्रु। तो उन्होंने विरोध किया और कहा कि हम मतलब कि मगध के विरोधी हैं, और वो वैशाली चला गया। लोगों को जताया कि हम विरोध करते हैं मगध का, और वैशाली ये चला गया। वैशाली जब गया तो वहाँ के बारे में अच्छा से बारीकी से सब कुछ देखा, जाना, समझा। ठीक है, परिस्थिति को, और फिर कमजोर परिस्थिति को देखकर इसको अजातशत्रु को बोलता है। और अजातशत्रु क्या करता है कि अपने सेना को लेकर जाता है और वहाँ पे रथ मुसल और महाशिल कंटक नामक 2 नए शस्त्र का प्रयोग करके वैशाली को जीत लेता है। ठीक है, ये रथ मुसल और महाशिल रथ मुसल जो है, ये रथ में आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, तो उसमें रथ में चारों तरफ से जो है इस प्रकार से तलवार जैसा कुछ मतलब लगा दिया जाता है, जिससे कटते जाता है, ठीक, आगे बढ़ जाता है। और महाशिल कंटक जो है बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता है। उसके वो ऐसा औजार होता है जिससे बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता है। तो इस प्रकार के औजारों को इसने प्रयोग किया और वैशाली को जीत लिया, जिसको इसके पिता ने नहीं जीत पाया था। नहीं जीतने का कारण क्या था कि आम्रपाली के प्रेम में उन्होंने पड़ गया था, नहीं तो इसके पिता भी काफ़ी योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये तो रहा इसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में। अब देखते हैं आगे कि अजातशत्रु कौशल पर भी जयी पा लिया, वैशाली पर भी जयी पा लिया। ठीक है, वास्कार नामक मंत्री था और इसको भेजा था, वहाँ पे घेरा बनाया और इसको क्या किया, वैशाली को जीत लिया। ये गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुआ था, क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, तो इसी के काल में हुआ था। क्योंकि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जो कि इनके शासन काल के 8वें वर्ष था। कितने वर्ष था? तो 8वें वर्ष। जब ये शासन काल ये अपना संभाल रहे थे, तो उसके 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध का मौत हुआ था। उनके मौत को ही क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसी समय ये बौद्ध सभा का आयोजन होता है राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में ही। ठीक है, तो उस समय शासक कौन है? तो ये अजातशत्रु रहता है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण हो गया। अब इसके बाद अजातशत्रु को इसके पुत्र हत्या कर देता है, उदयन। इन्होंने अपने पिता का हत्या किया, अब इसके पुत्र उदयन, इसकी भी पत्नी बोली होगी क्या जी, देखिए ससुर जी को कैसे हत्या किए थे, आपको नहीं पता चलता है, ये भी बूढ़े हो रहे हैं, आप भी इसको हटाइए। तो इन्होंने भी क्या किया था, हत्या कर दिया अपने पिता का। अब देखते हैं उदयन। तो उदयन जो है, उदयन पुत्र और उत्तराधिकारी किसका है? तो पुत्र है अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उदयन क्या है? पुत्र है, उत्तराधिकारी है। ये कुछ मतलब ऐसा इसका काम नहीं मिलता। एक नया नगर बनाया था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो था बुद्ध के समय पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, उसको कुसुमपुर भी बोला जाता है। ठीक है, कुसुमपुत्र और पाटलीग्राम। इस पाटलिपुत्रा में जो अजातशत्रु था वो किला बंदी कराया था। इसके पिता, उदयन का पिता क्या कराया था? किला बंदी करवाया था। ठीक है, और ये नगर मतलब शहरीकरण में इसको बदल दिया और वहाँ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो पहली बार पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया? तो पहली बार जो राजधानी बनाया है पाटलिपुत्रा को, वो उदयन ने बनाया है। ठीक है, तो ये है उदयन। तो कई वर्षों तक लगातार पाटलिपुत्रा और राजगीर ने पूरे भारत पर शासन किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दोनों जगह था। तो इसके काल में ही एक पंचमार्क नामक सिक्का चला। पंचमार्क का मतलब होता है पक्की मिट्टी का सिक्का। इस सिक्के पे ठप्पा लगाया जाता था, मुहर लगाया जाता था, इसलिए इसको जो है आहत मुद्रा कहा जाता है।
ठीक है, आहत मुद्रा। इस मुद्रा पर पशु, पक्षी, सूर्य और चंद्रमा का चित्र बना होता था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको भी खत्म कर लिए, उदाई, जो कि 3 शासक में से तीसरा ये है। इसके बाद लास्ट शासक, इसके बाद वैसा कोई योग्य शासक नहीं बनता है। इसका लास्ट जो है नागदशक है, ठीक है, नागदशक। ठीक है, तो ये नागदशक है जिसको खत्म इसको मार देता है। इसी का मंत्री शिशुनाग और शिशुनाग वंश का स्थापना कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया पहला कि महाजनपद में 4 महाजनपद जो था, उन चारों में 600 वर्ष ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक लगातार क्या रहा, संघर्ष चला। और इस संघर्ष में मगध जो है वो सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होने के कारण भी हमने बता रखा। और ये जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है वो 3 ग्रंथ से मिलता है, ठीक है। वो 3 ग्रंथ कौन कौन है, तो एक तो है महावस्तु, एक कल्पसूत्र और एक क्या है, तो ये अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे मिलता है, ठीक है। मगध के विस्तार के कारण क्या था, इसको हमने देखा कि मगध के विस्तार का कारण पहला तो ये था कि दोनों राजधानियां जो था, एक पाटलिपुत्र और राजगिरी, ये बड़े ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ ये मतलब कि अच्छा साबित हुआ, क्योंकि राजगिरी जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ और ये पाटलिपुत्र 3 नदी से घिरी हुई थी। तो ये जल दुर्ग है और वो पहाड़ी का दुर्ग है, जिसके कारण किसी बाहरी क्षेत्र का जो राजा था वो मतलब कि इस पर आक्रमण करने से पहले इसके बारे में जानते जानते उसको वर्षों लग जाता था, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल था इस किला को घेरना, ठीक है। फिर इसके विस्तार में हमने देखा कि गंगा जो था, गंगा के मैदानी भाग वो काफ़ी उपजाऊ था, जिससे कृषि में विस्तार हुआ और चावल हुआ। चावल से मतलब कि जनसंख्या में विस्तार काफ़ी हुआ मगध में। फिर लोहा का योगदान कि 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि लोहा का मतलब कि खोज हो चुका था। अब इस लोहा का नुकीले औजार बनाया और इससे क्या किया, जंगलों का सफाई किया और हल में जो फाल के रूप में प्रयोग किया, जिससे मिट्टी ज़्यादा मतलब कि वो हल फाल जो है वो नीचे की ओर जाता था और नीचे से मिट्टी आया, उस प्रकार से मिट्टी में उर्वरता बढ़ी, ठीक है। तो ये रहा इसका विस्तार के कारण। और मगध के जो शासक थे, प्रारंभिक तौर पे जो शासक आया उसका भी काफ़ी भूमिका रहा था। तो ये हमने देखा इसके विस्तार के कारण, ठीक है। अच्छा, इसका समाज जो था गैर रूढ़िवादी था, मतलब नए नए विचारों को ये अपनाने में देर नहीं करता था। ब्राह्मण धर्म को काफ़ी इन्होंने क्या किया, विरोध किया, जिसमें काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मगध का विस्तार हमने देख लिया। फिर हमने देखा प्रारंभिक 3 राजवंश, जो कि क्या है, हसीन, मशूक, शाह, ये आपका ये हर्यक वंश और इसके बाद क्या है, तो शिशुनाग और नंद वंश, ठीक है। तो इसकी योगदान, फिर इसमें से हमने पहला देखा हर्यक वंश, जो कि पहला शासक इसका बिंबिसार है। बिंबिसार के बारे में हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक देख लिया है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किया था राज्य विस्तार के लिए। मैत्रीता पूर्वक संबंध बनाया, वैवाहिक संबंध के द्वारा इन्होंने विस्तार किया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने किया। फिर इसका पुत्र जो है अजातशत्रु इसका हत्या कर देता है और बाद में क्या करता है, वो राजगद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। फिर वो विस्तार किया युद्ध के माध्यम से और कठोर नीतियों के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमने इस वंश को पूरी देख लिया, हर्यक वंश को। इसका अंतिम शासक नागदशक है, उसी के मंत्री शिशुनाग इसको आत्महत्या कर दे, उसको मार देता है और फिर नया वंश का स्थापना कर देता है, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो अगले क्लास में देखेंगे शिशुनाग वंश। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।